अरस्तु, उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं कि अरस्तु कौन थे। अरस्तु अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अरस्टोटल बोलते हैं। तो अरस्तु का जो समय था वो था 384 से 322 बीसी। बीसी मतलब ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह से भी पहले। ये इनका क्या था, टाइम पीरियड था। ये जो अरस्तु थे, अरस्तु यूनानी दार्शनिक थे। क्या थे, यूनानी एक दार्शनिक थे, यूनानी दार्शनिक थे। अरस्तु का टाइम पीरियड 384 से 322 ईसा पूर्व था और ये एक यूनानी दार्शनिक थे। यह सिकंदर के गुरु थे और प्लूटो के शिष्य थे। अरस्तु कौन थे, सिकंदर के तो गुरु, सिकंदर महान जो थे, सिकंदर के गुरु व प्लूटो के शिष्य थे। अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो जीव जंतुओं के विषय में सबसे पहले इन्होंने ही विज्ञान की दृष्टि से देखा था, अरस्तु ने ही देखा था। जो जीव थे या जीव कौन से होंगे, या तो पादप होंगे या जंतु होंगे, उनको विज्ञान की दृष्टि से देखने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे अरस्तु। तो अरस्तु को क्या कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी, यानी अरस्तु को हम फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। इनकी एक फेमस बुक थी, उस फेमस प्रसिद्ध बुक का नाम भी ध्यान रखना, प्रसिद्ध पुस्तक, और वो पुस्तक है हिस्टोरिया एनिमेलिया। पुस्तक का क्या नाम है, हिस्टोरिया एनिमेलिया। तो अरस्तु की जो फेमस बुक थी वो कौन सी थी, हिस्टोरिया एनिमेलिया। हिस्टोरिया जो एनिमेलिया थी, इस पुस्तक में लगभग अरस्तु ने लगभग 500 जो जंतु थे उनके बारे में बताया था। इसमें किसको लगभग 500 जंतुओं के बारे में बताया था। बारे में क्या दी थी इन्होंने, जानकारी दी थी। ठीक है, तो अरस्तु का टाइम पीरियड ये रहा। यूनानी दार्शनिक थे, सिकंदर के गुरु और प्लूटो के शिष्य थे, और फादर ऑफ बायोलॉजी और यानी जीव विज्ञान के जनक और जंतु विज्ञान के जो जनक हैं वो कौन है, अरस्तु है। और इनकी जो फेमस बुक है वो कौन सी है, हिस्टोरिया एनिमेलिया है। इसके अलावा बात करें कि इन्होंने देखो जीवों को दो भागों में विभक्त किया था। अरस्तु ने जीवों को दो भागों में विभक्त किया था, जंतु और पादप। जीवों को दो भागों में विभक्त, कौन कौन से, एक तो जंतु और एक हो गए पादप। ठीक है, तो जंतु और पादपों में जीवों को बांट दिया था किसने, अरस्तु ने ही डिवाइड किया था। कि कैसे, कि भाई जंतु जो चल सकते हैं, पादप नहीं चल सकते, एक में लाल रक्त पाया जाता है, एक में लाल रक्त नहीं होता है। ऐसे कुछ गुणों के आधार पर जो जीवों को दो भागों में बांटा गया था, जंतु और पादपों में। इसके बाद में हम बात करते हैं थियोफेस्टस की। तो थियोफेस्टस जो बॉटनी के फादर थे, तो फादर ऑफ बॉटनी के बारे में बताएं। तो फादर ऑफ बॉटनी थे थियोफेस्टस। तो थियोफेस्टस के बारे में जानकारी लेते हैं। थियोफेस्टस कौन थे, थियोफेस्टस का जो इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी, यानी इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। और इनका टाइम पीरियड की बात करें तो इनका टाइम पीरियड था 370 से
84 BC। ये थियोफेस्टस का क्या था, टाइम पीरियड था। और ये क्या थे, एक ग्रीक बोटनिस्ट थे। कौन थे, ग्रीक बोटनिस्ट। बोटनिस्ट का मतलब वनस्पति विज्ञान के क्या थे, वैज्ञानिक थे, बोटनिस्ट, ग्रीक वैज्ञानिक, ग्रीक वैज्ञानिक थे। इन्होंने लगभग 500 प्लांट्स के बारे में बताया जिनका यूज हम भोजन के रूप में और दवाइयां बनाने के रूप में हम करते हैं, यानी कि मेडिसिन बनाने के रूप में काम में लिया जाता है। इन्होंने क्या किया था, लगभग 500 पादपों की जानकारी दी जिनका यूज भोजन के रूप में, फूड के रूप में, भोजन व किस रूप में किया जाएगा, दवाइयां बनाने के रूप में काम किया जाता है, दवाइयां बनाने में। ठीक है। फिर इन्होंने जो थियोफेस्टस थे, थियोफेस्टस ने जो पादपों के बाह्य जो लक्षण थे या आकारिकी बोल सकते हो, तो आकारिकी मोर्फोलॉजी मतलब बाहरी लक्षण देखकर पादपों को 3 भागों में विभक्त किया था, शाक, झाड़ी और वृक्ष। पादपों को आकारिकी, आकारिकी का मतलब आपका हो गया बाह्य लक्षण, बाह्य लक्षणों के अकॉर्डिंग पादपों को आकारिकी के आधार पर 3 भागों में विभक्त किया। कौन कौन से, शाक, झाड़ी और वृक्ष। शाक, झाड़ी और वृक्ष। शाक का मतलब जो अपनी फसलें होती हैं, जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जिनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है और या जिनमें काष्ठीय लकड़ी होती है, नहीं लकड़ी होती है वो मजबूत नहीं होती, वो क्या होती है, शाक होती है। जैसे फसल हो गई अपनी। झाड़ी, झाड़ी में क्या होती है, थोड़ी ऊंचाई लिए हुए होते हैं लेकिन इसमें थोड़ी काष्ठीय लकड़ी पाई जाती है, जैसे गुड़हल हो गया, गुलाब हो गया, ऐसे पौधे क्या होते हैं, झाड़ी की श्रेणी में आते हैं। और वृक्ष क्या होते हैं, इनका देखो टाइम पीरियड क्या होता है, 1 वर्षीय होते हैं लगभग। शाक क्या होती है, 1 वर्षीय होती है और झाड़ी ज्यादा वर्षों तक रह नहीं पाती, लेकिन वृक्ष क्या होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं और इनमें क्या पाई जाती है, काष्ठीय लकड़ी पाई जाती है और इनका मोटा तना पाया जाता है और मूल तंत्र भी क्या होता है, इसका मजबूत होता है और इनकी हाइट है वो भी काफी होती है। तो थियोपेस्टस ने बाह्य लक्षणों के आधार पर यानी आकार की यानी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग प्लांट्स को 3 भागों में डिवाइड किया था, शाक, झाड़ी और वृक्ष के रूप में डिवाइड किया था। बात करें थियोफेस्टस, थियोफेस्टस कौन थे, थियोफेस्टस अरस्तु के शिष्य थे। थियोफेस्टस कौन थे, अरस्तु के शिष्य। तो एक महान गुरु का एक क्या होता है, महान शिष्य होता है। तो अरस्तु के क्या थे, ये अरस्तु के शिष्य थे। अरस्तु के शिष्य कौन थे, थियोफेस्टस। ध्यान रखना कि अरस्तु के शिष्य ही थे कौन, थियोफेस्टस, क्योंकि इनकी रुचि किस क्षेत्र में थी, पादपों के क्षेत्र में थी, इसलिए इन्हें फादर ऑफ बॉटनी यानी कि वनस्पति शास्त्र का जनक कहा जाता है। तो थियोफेस्टस फादर ऑफ बॉटनी थे, ग्रीक वैज्ञानिक थे। लगभग 500 प्लांट्स के बारे में इन्होंने जानकारी दी और जिनका यूज हमें क्या करते हैं, भोजन और दवाइयां बनाने में करते हैं। और पादपों को बाह्य कैरेक्टर्स यानी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग 3 भागों में डिवाइड कर रखा है, शाक, झाड़ी और वृक्ष। और थियोफेस्टस अरस्तु के क्या थे, शिष्य थे। इनकी एक फेमस बुक है, उसका नाम जरूर ध्यान रखें, फेमस बुक का नाम, उनका फेमस बुक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम, प्रसिद्ध बुक, प्रसिद्ध पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तक है हिस्टोरिया
प्लांटेरम। हिस्टोरिया एनिमेलिया, एनिमेलिया मतलब जानवरों के बारे में, जानवरों की कौन सी थी, अरस्तु की थी। और हिस्टोरिया प्लांटेरम, प्लांटेरम का मतलब हो गया प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में किसने बताया था, थियोफेस्टस ने बताया था। तो इस प्रकार आप इसको याद कर सकते हैं। एक बात और ध्यान रखें, जो हिस्टोरिया ये प्लांटेरम है, तो हिस्टोरिया प्लांटेरम जो बोटनी के क्षेत्र में सबसे पुरानी पुस्तक है, बोटनी के क्षेत्र की सबसे पुरानी पुस्तक है, पुरानी पुस्तक, सबसे पुरानी पुस्तक है। और इस पुस्तक में लगभग 480 प्लांट्स की जानकारी अपने को मिलती है। कितने की, 480 प्लांट्स के बारे में आपको इसमें जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो फादर ऑफ बोटनी और फादर ऑफ जूलॉजी जो अरस्तु और थियोफेस्टस थे, उनके बारे में आपने जानकारी ली कि थियोफेस्टस फादर ऑफ बोटनी है, ग्रीक साइंटिस्ट थे, 500 प्लांट्स की जानकारी दी सबसे पहले। तो इन्होंने भोजन और दवाई बनाने में यूज किया जाता है। बाह्य करैक्टर्स के आधार पर साग झाड़ी वृक्ष में इसको डिवाइड किया। अरस्तु के शिष्य थे और इनकी फेमस बुक का नाम क्या है, हिस्टोरिया प्लांटेरम है। और ये बोटनी के क्षेत्र में सबसे पुरानी पुस्तक है और इसमें लगभग 480 प्लांट्स के बारे में जानकारी मिलती है। तो फादर ऑफ बोटनी थियोफेस्टस थे। यहां पर एक बात और ध्यान रखना, आपको पूछ लिया जाए कि फादर ऑफ इंडियन बॉटनी यानी भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक, तो भारतीय वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं वो है विलियम्स रॉक्सबर्ग। तो ध्यान रखना, ये बात भी ध्यान रखेंगे आप, भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक विलियम्स रॉक्सबर्ग। ये बात भी ध्यान रखेंगे। फादर ऑफ बॉटनी तो आप थियोफेस्टस बताएंगे, लेकिन फादर ऑफ इंडियन बॉटनी कौन है, विलियम्स रॉक्सबर्ग। इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। धीरे धीरे देखो जो बायोलॉजी है उसके क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ, माइक्रोस्कोप वगैरह बने, सूक्ष्मदर्शी वगैरह बने। सबसे पहले हम बात करें कि 1600 ईस्वी में लगभग 1600 ईस्वी में जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने सेल की खोज की थी। खुद ने ही क्या बनाया था, एक माइक्रोस्कोप बनाया था। तो उसके बाद में कोशिका की खोज की थी और उन्होंने मर्द कोशिकाओं की खोज की थी। लेकिन बात करें कि जीव विज्ञान में जब उत्कृष्ट जो मोड आया, सबसे फेमस जो टाइम आया, वो आया था जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जब माइक्रोस्कोप बनाई थी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, लगभग 1673 में क्या बनाई थी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी किसने बनाई, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की खोज की, तो इसके बाद में जो सूक्ष्म जीवों की खोज हुई, यानी कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हुई। पहले तो क्या था कि साधारण सरल ही सूक्ष्मदर्शी थे, लेकिन इन्होंने जब एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट किया, तो उसके बाद में जो धीरे धीरे जो सूक्ष्म जीव थी उनकी खोज संभव हुई। इसके बाद में क्या हुआ, जिससे क्या हुआ, सूक्ष्म जीवों की खोज संभव हुई। सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और एकल सेल को देखना संभव हुआ। सूक्ष्म जीवों की खोज संभव हुई। ठीक है, क्योंकि किसी छोटी चीज को देखने के लिए, एक बड़ी चीज को बड़ा करके देखने के लिए जो यंत्र था वो क्या था, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इसके द्वारा जो छोटी जो सेल्स होती हैं, सेल्सों को क्या किया जा सकता है, कई गुना बड़ा करके देखा जा सकता है। अब कई गुना बड़ा करके देखा जा सकता है, तो इससे सूक्ष्म जीव जो थे, जैसे बैक्टीरिया हो गए, प्रोटोजोआ हो गए, कवक हो गए, एकल कोशिका होगी, इनको देखना संभव हुआ। फिर बाद में जैसे जैसे जीवों की खोज ज्यादा होती गई, तो उनको वर्गीकरण करने की भी आवश्यकता हुई। धीरे धीरे क्या हुआ कि जीवों का वर्गीकरण भी किया गया।
जीवों का वर्गीकरण भी किया गया। और वर्गीकरण या वर्गीकी के क्षेत्र में हम बात करें, वर्गीकी के क्षेत्र में अगर बात करेंगे हम, तो वर्गीकी के क्षेत्र में एक फेमस साइंटिस्ट थे लीनियस, या आप बोलेंगे उसका कैरोलस लीनियस। उन्होंने जीवों को डिवाइड करने का काम किया, कैरोलस लीनियस। इन्होंने क्या किया कि जीवों को वर्गीकरण करने का काम किया, और क्या दी, द्विनाम पद्धति दी, द्विनाम पद्धति दी, और जो पादप थे उन पादपों में लैंगिक जनन का वर्गीकरण किया, पादपों में लैंगिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया इन्होंने। अब द्विनाम पद्धति है तो द्वि का मतलब क्या हो गया, दो, यानी जीवों का नाम दो शब्दों में दिया जाता है। द्विनाम पद्धति में दो शब्दों में दिया जाएगा। जो पहला शब्द होगा वो किसका होगा, वंश का होगा, और दूसरा जाति का होगा। यही क्या है, द्विनाम पद्धति। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूं, आम का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो लैटिन भाषा में दिया होता है। तो आम का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या होता है, मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका। तो यहां पर आपको दो शब्द दिख रहे होंगे। ये पहला मेंजीफेरा, ये तो क्या हो गया, वंश को बता रहा है, और इंडिका किसको बताएगा, जाति को बताता है। दूसरी ओर बात करें, ये किसका नाम है, साइंटिफिक नेम आम का। दूसरी ओर बात करें, जैसे मानव है, मानव का वैज्ञानिक नाम ह्यूमन का, होमो सेपियंस। यहां पर होमो किसको बता रहा है, वंश को, और सेपियंस जाति को। यानी किसी भी जीव का नाम है दो शब्दों में लिखा जाता है, पहला वंश का होता है, दूसरा जाति का होता है। इनको अलग अलग अंडरलाइन करते हैं, ये सब है। जो जीनस का जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। इस प्रकार जीवों को जब सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई तो उनके बाद में जीवों को वर्गीकरण की आवश्यकता हुई। और यहाँ पर जो कैरोलस लीनियस है वो आधुनिक वर्गीकी के जनक कहलाते हैं। कैरोलस लीनियस क्या कहलाते हैं, आधुनिक वर्गीकी के जनक, आधुनिक वर्गीकी के जनक। फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या हुआ कि जब धीरे धीरे जंतुओं का वर्गीकरण किया गया, तो वर्गीकरण के बाद में ये सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई, तो उसके बाद में सेल थ्योरी दी गई, कोशिका सिद्धांत। क्या दिया गया, कोशिका सिद्धांत दिया गया। कोशिका सिद्धांत देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे स्वान और स्लीडन। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, स्वान व स्लीडन। स्लाइडेन या स्लीडन, इन्होंने क्या दिया था, सेल थ्योरी दी थी। इन्होंने बताया था कि जो कोई भी जीव होगा वो किससे मिलकर बना होता है, कोशिका से मिलकर ही बना होता है। कोशिका का जो, कोशिका के अंदर ही क्या होते हैं, जो उसके आनुवांशिक पदार्थ होते हैं वो निहित होते हैं। पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये आधुनिक जो आधुनिक कोशिका सिद्धांत है उसके नियम हैं। तो सेल थ्योरी के बाद में कुछ साइंटिस्ट और आए जिन्होंने अपने मत प्रस्तुत किए। जैसे विकासवाद के क्षेत्र में भी कुछ साइंटिस्ट थे कि जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ता गया, जैसे जैसे यंत्र बढ़ते गए, तो वैसे वैसे साइंस के क्षेत्र में रुचि बढ़ती गई। तो उसके बाद में विकासवाद के क्षेत्र में भी कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने मत रखे। विकासवाद के क्षेत्र में दो साइंटिस्ट थे, उनके नियम फेमस हैं। विकासवाद के क्षेत्र में विकासवाद का मतलब हो गया कि जीवों का जो विकास है वो किस क्रम में हुआ। धीरे धीरे कोशिका में सबसे पहले कहते हैं कि भाई एक कोशिकीय जीवों का निर्माण हुआ, और सबसे पहले जीव कहाँ पर बना होगा, पानी के अंदर ही बना हुआ। तो उस एक कोशिकीय जीव से कैसे जीवों का निर्माण हुआ, कि बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण कैसे हुआ, इसके लिए क्या दिया गया है, विकासवाद का सिद्धांत दिया गया। विकासवाद के सिद्धांत में दो सिद्धांत हैं, एक तो लैमार्कवाद,
और एक हो जाएगा डार्विनवाद। लैमार्कवाद किसने दिया था? लैमार्क ने, नाम से ये इनके। और डार्विनवाद डार्विन ने दिया था। लैमार्क है, लैमार्क बताता है कि लैमार्क का जो नियम है वो है उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति पर। उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति पर, वंशागति पर आधारित है। ये लैमार्क कहता है कि कोई जीव अगर बाह्य वातावरण से कोई लक्षण ग्रहण करता है तो धीरे धीरे वो क्या हो जाते हैं? वंशानुगत हो जाते हैं। वंशानुगत का मतलब हो गया एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो लक्षण चले जाते हैं। उपार्जित का मतलब हो गया बाह्य वातावरण से जो लक्षण ग्रहण करेंगे वो क्या हो जाएंगे? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाएंगे। जैसे उसने कुछ एग्जाम्पल दिए, जैसे जिराफ की, जो अफ्रीका में पाए जाने वाले जिराफ हैं, उसकी गर्दन लंबी होना। जिराफ इसका क्या दिया गया? एग्जाम्पल दिया गया। और लैमार्क ने बताया कि अगर कोई जीव किसी अंग का यूज ज्यादा करता है तो वह ज्यादा विकसित हो जाता है, और जिसका कम यूज करता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है? विलुप्त हो जाता है। तो ये किसका था? लैमार्कवाद के स्टेटमेंट थे। फिर बात करें डार्विनवाद। डार्विनवाद प्राकृतिक वर्ण के आधार पर, प्राकृतिक वर्ण, यहां पर आपको सिर्फ जो मेन बातें हैं वही बताई जाएंगी, बाकी जो इनको डिटेल से हम आगे, जो जब हम आगे की वीडियोस करेंगे उसमें इसको डिटेलली बताया जाएगा। यहां पर जो मेन पॉइंट है सिर्फ उनके बारे में आपको बताया जा रहा है। तो डार्विन ने किसके बारे में बताया था? प्राकृतिक वर्ण के बारे में बताया था, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। डार्विन कहता है कि प्रकृति जिन लक्षणों का चयन करती है या जिस जीव का चयन करती है वह जीव ही इस धरती पर अपना अस्तित्व बनाए रखता है। बाकी अगर प्रकृति जिसका सिलेक्शन नहीं कर पाती या चुनाव नहीं करती या चयन नहीं करती या वर्ण नहीं करती तो वो क्या हो जाता है? विलुप्त हो जाता है। जैसे पुराने समय में डायनासोर थे तो उनका क्या की प्रकृति उनका सिलेक्शन नहीं कर पाई, इसलिए क्या हो गए? वो धीरे धीरे विलुप्त हो गए। ठीक है, तो ये थे विकासवाद के बारे में। फिर इसके बाद में बात करें कि उसके बाद में आनुवंशिकता के बारे में भी बताया गया। आनुवंशिकता के बारे में ग्रिगर जॉन मेंडल ने बताया था। उन्होंने अपने जो स्टेटमेंट हैं वो किस पर दिए थे? मटर के पादप पर दिए थे। उनके नियमों के आधार पर भी कई जो आनुवंशिक लक्षण है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं, इनके बारे में पता चला। तो आनुवंशिकता के बारे में, आनुवंशिकता या आनुवंशिकी के बारे में किसने बताया था? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट किए थे? पाइसम सेटाइवम, उद्यान भट्टा पर। पाइसम सेटाइवम पर इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि कोई लक्षण है वो एक पीढ़ी में दूसरी पीढ़ी में कैसे पहुंचते हैं, कैसे, और इससे जो जीवों के जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण पहुंचते हैं या जीवों में जो विविधताएं उत्पन्न होती हैं वो कैसे उत्पन्न होती हैं, इनके बारे में मेंडल बताते हैं। फिर इसके बाद में हम बात करें, जैसे डीएनए है, जैसे जैसे उपकरणों को डेवलपमेंट होता गया तो डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल भी दिया गया। डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल, डीएनए का जो द्विकुंडलित मॉडल है वो दिया था वॉटसन और क्रिक ने। वॉटसन व क्रिक नामक जो दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल दिया था। द्विकुंडलित का मतलब ऐसे डबल हेलिक्स क्या होता है? डीएनए होता है। डीएनए की बात करें कि सर डीएनए कहाँ होता है, डीएनए देख लो कहाँ होता है, इसके बारे में देख लो। जो कोई भी जीव होता है, कोई भी सजीव होता है, उसका शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। कोशिका को कंट्रोल करने वाला केंद्रक होता है, ये क्या है? कोशिका। और कोशिका को कंट्रोल कौन करता है? केंद्रक। और केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है? क्रोमेटिन जाल पाया जाता है। क्रोमेटिन जाल। और ये क्रोमेटिन जाल ही जब विभाजन होता है उस समय किसका निर्माण करता है? क्रोमोसोम का निर्माण करता है, गुणसूत्रों का।
गुणसूत्रों का निर्माण करता है। और इस गुणसूत्रों के अंदर ही क्या पाए जाते हैं? डीएनए पाए जाते हैं या डीएनए पाया जाता है। ठीक है, पता चल गया डीएनए कहाँ होता है? कि कोशिका होती है, कोशिका के अंदर केंद्रक, केंद्रक के अंदर क्रोमेटिन जाल होता है। उस क्रोमेटिन जाल जब विभाजन होता है, विभाजन के समय विभाजन के समय गुणसूत्र का निर्माण होता है। और गुणसूत्रों के अंदर क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र किसके बने होते हैं? डीएनए के बने होते हैं। तो इस प्रकार धीरे धीरे जो जीव विज्ञान की बायोलॉजी के क्षेत्र में क्या किया गया? एक्सपेरिमेंट बढ़ते गए। अब हम देखते हैं कि ये कोशिका क्या होती है, उत्तक क्या होता है, इनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो किसी भी जीव, मैंने बताया आपको कि बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है, जीवों का अध्ययन है। यानी कि कोई भी जीव के लिए, अपने को अध्ययन के लिए, किसी भी जीव का अध्ययन करने के लिए हमें सेल की आवश्यकता होती है। मैंने आपको बताया कि बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी का स्टडी करने के लिए हमें कोई भी चाहिए, एक ऑर्गेनिज्म चाहिए, किसी जीव की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? जीव की आवश्यकता होती है, जीव की आवश्यकता बायोलॉजी में अध्ययन करने के लिए। अब बात करते हैं कि ये जो जीव है वो किससे मिलकर बना है। ये जो जीव है उसको सबसे छोटी यूनिट के रूप में हम बात करें तो वो है जैव अणु। जैव अणु क्या करेंगे? जो जीवन के निर्माण करने के लिए जो अणु भाग लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये चार क्या होते हैं? मुख्य अणु होते हैं जो जीव के निर्माण में भाग लेते हैं। और ये जैव अणु आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? कोशिका का निर्माण करते हैं, सेल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? कोशिका का निर्माण करते हैं, सेल का निर्माण करते हैं। कोशिका किसे कहते हैं? कि शरीर की मूलभूत इकाई है, वो क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। शरीर की मूलभूत इकाई कोशिका कहलाती है। या शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। संरचनात्मक का मतलब हो गया कि कोई भी जीव होगा उसके निर्माण के लिए कोशिका तो जरूरी होगी, यानी किसी भी जीव के निर्माण के लिए कोशिका का होना आवश्यक है। अगर किसी जीव में कोशिका नहीं है तो इसका मतलब वो जीव नहीं है। अगर कोई सजीव है, जीव है, तो उसके निर्माण में कोशिका भाग जरूर लेगी। ठीक है, और कोशिका मिलकर किसका निर्माण करती है? उत्तक का निर्माण करती है। उत्तक किसे कहेंगे? कि दो या दो से अधिक कोशिकाओं का समूह जिनकी उत्पत्ति व कार्य क्या होंगे? समान। क्या होंगी? उत्पत्ति व कार्य क्या हो? समान हो, वो क्या कहलाते हैं? उत्तक कहलाते हैं। और कोशिका शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। संरचनात्मक का तो मतलब बता ही दिया कि संरचना बनाने के रूप में काम में ली जाएगी। और क्रियात्मक के रूप में बात करें कि कोई भी, किसी भी जीव में जो होने वाली जो क्रियाएं होती हैं, जो सभी क्रियाएं होती हैं वो कोशिका के अंदर संपन्न होती हैं। जैसे उपापचय क्रिया वगैरह, ये सारी की सारी कहाँ पर संपन्न होती है? कोशिका के अंदर संपन्न होती है। कोशिका मिलकर उत्तक का निर्माण करती है। उत्तक कैसे? कि दो या दो से अधिक कोशिकाओं का समूह जिनकी उत्पत्ति व कार्य समान होता है, क्या कहलाते हैं? उत्तक कहलाते हैं। उत्तक मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अंग का निर्माण करते हैं। उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं। तो अंग किसे कहेंगे? कि दो या दो से अधिक उत्तक आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अंग का निर्माण करते हैं। इनका जो, ये आपस में जब मिलते हैं ये समान अनुपात में मिलते हैं, या समान अनुपात में होने चाहिए। अंग मिलकर आपस में अंगतंत्र का निर्माण करते हैं, अंगतंत्र का निर्माण करते हैं। अब अंगतंत्र किसे कहेंगे? कि दो या दो से अधिक अंगों का समूह जो आपस में शारीरिक या रासायनिक रूप से संपर्क में रहते हैं। किस किस रूप में? शारीरिक व रासायनिक रूप में क्या होते हैं? समान, जुड़े हुए हों, शारीरिक या रासायनिक रूप में जुड़े होंगे, आपस में कांटेक्ट में रहेंगे। जैसे बात करूं एग्जाम्पल के तौर पर पाचन तंत्र। पाचन तंत्र दो भागों में विभाजित रहता है। एक तो
पाचक अंग, पाचन अंग हो गए, और एक ग्रंथियां होती हैं। इसमें जो पाचक अंग है, पाचन अंग है, जो अंग है वो आपस में जैसे मुख, ग्रसनी, ग्रासनाल, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये आपस में क्या होते हैं, शारीरिक रूप से यानी आपस में डायरेक्टली क्या रहते हैं, कांटेक्ट में रहते हैं, जुड़े हुए होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये ग्रंथियां हैं ये अपना स्राव ही क्या करते हैं, इसमें छोड़ती हैं। यानी ये किस रूप में जुड़ी हुई है, ये रासायनिक रूप में जुड़ी हुई है। और ये अंग तंत्र मिलकर ही किसका निर्माण करते हैं, जीव का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आपको पता चला कि किसी भी हमें बायोलॉजी में अध्ययन करने के लिए कोई भी ऑर्गेनिज्म की आवश्यकता होती है, जीव की आवश्यकता होती है। जीव किससे मिलकर बना होता है, सबसे छोटी इकाई हो गई इसकी जैव अणु हो गई, और जैव अणु आपस में मिलकर कोशिका का निर्माण, और कोशिका मिलकर उत्तक, उत्तक मिलकर अंग, अंग मिलकर अंग तंत्र, और अंग तंत्र मिलकर आपस में जीव का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर आप एक बात जरूर ध्यान रखें कि यहाँ पर जो जैव अणु और कोशिका है वो तो प्रत्येक जीव में मौजूद होगी, चाहे वो कोई भी जीव हो, क्योंकि किसी भी सजीव की जो क्रियाएं होती हैं, उपापचय क्रियाएं होती हैं, सभी होने वाले अपने शरीर में जो होने वाली संपन्न होने वाली जो क्रियाएं हैं वो सभी की सभी किसमें होंगी, कोशिका के अंदर ही संपन्न होती है। इसलिए ये जरूरी है कि कोई भी जीव होगा उसमें जैव अणु और कोशिका तो होंगी, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि उसमें उत्तक हो, अंग हो या अंग तंत्र हो, ये कोई जरूरी नहीं हो सकता है कि एक कोशिका ही हो सकता है कि एक कोशिका ही हो, मतलब एक कोशिकीय ही जीव हो, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये क्या होंगे, एकल कोशिकीय जीव होते हैं। और ये जो अपने शरीर में होने वाली संपन्न होने वाली जो भी क्रियाएं, सभी क्रियाएं एक कोशिका के अंदर ही संपन्न करती है। ठीक है, तो आपने जीव की उत्पत्ति यानी जीव कैसे बनता है उसके बारे में जाना। उसके बाद में कुछ साइंस की जो ब्रांचेज हैं कुछ, उनके बारे में आपको बता दो। साइंस की कुछ ब्रांचेज, शाखाएं, यानी कि वर्गीकरण करने के बाद में कुछ विज्ञान की शाखाएं बनाए रखी हैं, उनका शाखाएं, विज्ञान, जीव विज्ञान की शाखा, जीव विज्ञान की शाखाएं। अभी मैंने बताया था कि जो थियोफेस्टस था, थियोफेस्टस ने बाह्य लक्षणों के आधार पर जीवों को, पादपों को 3 भागों में बांटा था, शाक, झाड़ी, वृक्ष। तो बाह्य लक्षणों का जो अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है वो होती है मॉर्फोलॉजी या आकारिकी, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आकारिकी, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी इसमें क्या करेंगे, बाह्य लक्षणों का अध्ययन, कोई भी जीव होगा उसके बाह्य लक्षणों का अध्ययन, कि बाह्य कैरेक्टर्स देखेंगे, और बाह्य कैरेक्टर्स कैसे हैं, बाह्य लक्षण कैसे हैं, उसका अध्ययन किसमें किया जाता है, विज्ञान की आकारिकी या मॉर्फोलॉजी के अंदर किया जाता है। फिर अगर हमें किसी जीव की आंतरिक लक्षणों का अध्ययन करना पड़े या आंतरिक संरचना का अध्ययन करना पड़े, बाह्य लक्षण या संरचना, संरचना का अध्ययन किया जाए, तो इसके लिए देखो दूसरी शाखा है आंतरिकी, आंतरिकी या एनाटॉमी। तो दूसरी शाखा आंतरिकी, आंतरिकी न लिखकर हम लिखेंगे शारीरिकी, लिख सकते हैं हम शारीरिकी, शारीरिकी, या इसको बोलते हैं एनाटॉमी, एनाटॉमी, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एनाटॉमी। एनाटॉमी में क्या करेंगे, कोई जीव होगा उसके आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे, तो इसमें एनाटॉमी के अंदर आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद में साइटोलॉजी की बात करें या कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी के अंदर कोशिका का अध्ययन किया जाता है। साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा, कोशिका का अध्ययन। इसके बाद में कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं, उत्तक का, तो उत्तकों का अध्ययन किया जाता है औत्तिकी के अंतर्गत,
होती की या हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाएगा? ऊतकों का अध्ययन किया जाता है, का अध्ययन। ठीक है, तो ये कुछ साइंस की कुछ ब्रांचेज हैं जिनके बारे में बताया। इसके अलावा भी कुछ ब्रांचेज होती हैं, जैसे फिजियोलॉजी हो गई या फाइकोलॉजी हो गई, साइटोलॉजी, एनाटॉमी, ये सब क्या है? कुछ साइंस की ब्रांचेज हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो साइंस की ब्रांचेज हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया है। इसके अलावा भी साइंस की कुछ और अन्य ब्रांचेज होती हैं। तो आज इस वीडियो में हमने बायोलॉजी की जो बेसिक्स जो कुछ चीज़ें थी उनके बारे में स्टडी किया है। थैंक यू।